गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है भाई सभी को? गुड यस इवनिंग। बॉस। आ रही है तो अपने होने का वजूद तो दो। अच्छा, एक बार सारे बोल के दिखाओ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बॉस। भाई दिवाली हो गई है, अब जो अपना कोर्स रहेगा वो मस्त एक्सप्रेस वाली स्पीड में निकलेगा, पर समझ के निकलेगा ना, क्योंकि अपने पास टाइम बच गया है बहुत कम, 60 दिन बच गए। तो डेली डेली जितना पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ना ही है, और साथ साथ में अपनी आयुर्वेद पढ़ते रहना है। और एक टेस्ट सीरीज अलग से, मैं एक और टेस्ट सीरीज है ना स्टार्ट करने वाला हूँ। वो जिसने बैच ज्वाइन कर लिया उनके लिए फ्री रहेगी, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट बात। अपन ने लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे 1920 में बताओ क्या हुआ था, किसी को याद है क्या 1920 में क्या हुआ था? 1920 हड़प्पा। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद में अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 1942 में क्या हुआ था, 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो भारत आंदोलन। छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन। और 1947 में क्या हुआ? देश आजाद हुआ था। देश आजाद हुआ। अब देखो, ये अब जो अपना टॉपिक चलेगा ना, सेम एज इट इज जो सिलेबस में दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा। उसमें कुछ ऐसा है, राजस्थान के मूवमेंट है ना, कुछ राजस्थान में भी हुआ था उस टाइम पे जब आजाद हो रहा था देश। तो कुछ राजस्थान में जो आंदोलन हुए थे उन आंदोलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आज की क्लास में अपन जियोग्राफी पढ़ेंगे, इंडिया के ऊपर है ना, भारत का भूगोल, कि किस अक्षांश पे अपना इंडिया कहाँ पर है, देशांतर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी समझने की, एक बार समझ लेना उसके बाद में तुमको अपने आप ही याद हो जाएगा। इसको ये रटने वाला कोई टॉपिक नहीं है आज का ना। बस ये थोड़े से आंदोलन आएंगे अभी रटने वाले। उसके बाद जो भारत की अपन जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, भूगोल पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ राजस्थान, है ना। सबसे पहले कुछ आंदोलन थे और कुछ चीजें थी, है ना, ये अपन को पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहली चीज राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। फ्रीडम मूवमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में फ्रीडम मूवमेंट्स कैसे स्टार्ट हुआ? जब राजस्थान में भी तो चला होगा ना स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। तो राजस्थान में जब चला था वो किस तरीके से चले था? इसको नाम क्या दिया था? राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहला क्वेश्चन, कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू हुआ उसको क्या बोला? राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। तो याद रखना है कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ उसको क्या नाम दिया? राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहला जो आंदोलन था वो बिजोलिया आंदोलन, और ये एकमात्र सबसे पहला आंदोलन था। क्या नाम है? बिजोलिया आंदोलन। और बिजोलिया आंदोलन जो चला 1916 से 1923 तक चला। और ये कहां पर चला ये पता होना चाहिए, और ये सबसे पहला ये पता होना चाहिए, और इसके जो नेता थे वो कौन थे, ना। तो स्थान कहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेवाड़ एरिया में हुआ था, और मेनली ये भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। तो राजस्थान में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजोलिया आंदोलन कहां पर हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। तो भी से भी याद रख लेना कि बिजोलिया कहां होगा? भीलवाड़ा में। और मेवाड़ वाले एरिया में मेनली हुआ था। इसके अगर मैं नेता की बात करूं तो नेता यहाँ पर राजस्थान के हैं विजय सिंह पाठक, माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय। तीन जने थे, विजय सिंह पाठक, माणिक्य वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय। इसको याद कैसे करेंगे? VHM, है ना। VHM से याद कर लेना इसको, कि VHM कौन थे? बिजोलिया आंदोलन के नेता थे। VHM कौन है? विजय सिंह। H से क्या है? हरिभाऊ उपाध्याय। और M से क्या है? माणिक्य वर्मा। तो VHM कौन थे? बिजोलिया आंदोलन के कौन थे? नेता थे। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य की बात करें तो बेगार प्रथा और लगान का विरोध करना। जो ब्रिटिश लोग है ना लगान लगाते थे अपन, है ना। ब्रिटिश सत्ता कब उत्पन्न हुई और ब्रिटिश सत्ता कब स्टार्ट हुई? ऑप्शन देता हूँ, 1757, 1857, 1757। 1657, 1757। 1757, 1757। 1757। अंग्रेज लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूँ, है ना, जिसको 1757 हिंदी में नहीं पता उसको क्या बोलते हैं? 1757 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता। तो यहाँ पर जब बेगार प्रथा और लगान का विरोध हुआ सबसे पहला तो। दूसरा, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिजोलिया आंदोलन? सबसे पहला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन कहां पर हुआ? भीलवाड़ा में। दूसरा क्वेश्चन, कि पहला किसान आंदोलन राजस्थान में कौन सा हुआ? बिजोलिया आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से नेता थे? HVM नेता थे। HVM में कौन कौन आ गया? H से कौन है?
हरिभाऊ उपाध्याय, वी से कौन है, विजय सिंह, और एम से कौन है, माणिक्य वर्मा। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या किया था, इसका उद्देश्य क्या था, बेगार प्रथा और लगान का विरोध करने के लिए ये स्टार्ट हुआ। और कब स्टार्ट हुआ, 1916 से 1923। 16 और 23 में कितना डिफरेंस है, कितने साल तक चला ये बिजोली आंदोलन, 7 साल हो गए क्या, 7 ठीक है। तो ये 7 साल तक बिजोली आंदोलन चला था। पहला क्वेश्चन बिजोली आंदोलन है ना। दूसरा आंदोलन चला बेगू आंदोलन। एक बेगू जगह भी है, पता है क्या तुमको, बेगू आंदोलन। बेगू आंदोलन जो चला वो 1921 में चला, और स्थान कहां पर है, चित्तौड़गढ़। तो बेगू आंदोलन की बात करें तो ये 1921 में। बताओ बिजोलिया कब चला, 1916 से 1923, और बेंगू कब चला, 1921 में, ठीक है। उसके बाद में स्थान की बात करें तो बेंगू कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो इसको कैसे याद करो, बेचित्त याद रख लेना, बेचित्त है ना, बिना चित्त वाला, बेचित्त। बेगू कहां पर चला, चित्त में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। तो बेचित्त से इसको याद रखना है। उसके बाद में अगर नेता की बात करूं तो नेता वही था, विजय सिंह पाठक। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि जो किसानों पर अन्याय किया जा रहा था उसका विरोध करना, कि पूर्ण रूप से उसका विरोध करो, कि किसानों पर तुम ना फालतू के लगान लगाते हो, तो इन सबको रोको। तो बेगू आंदोलन का उद्देश्य यही था कि उनको, अपन को अन्याय से बचाना था। दूसरा, बेगू आंदोलन जो हुआ था चित्तौड़गढ़ में हुआ, और चित्तौड़गढ़ में हुआ तो इसका नेता कौन था, विजय सिंह, ठीक है। और स्टार्ट कब हुआ, 1921। तो बताओ 1916 से 1923 में कौन सा आंदोलन हुआ, बिजोलिया बिजोलिया। और बिजोलिया आंदोलन कहाँ हुआ, बी से बिजोलिया, बी से भीलवाड़ा। और बेंगू आंदोलन कहाँ हुआ, बेची, है ना, बेचित वाला, तो बेचित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भील आंदोलन। भील आंदोलन हुआ 1913 से 1930, बहुत टाइम तक चला, है ना, 1913 से लेकर 1930 तक चला। और यहाँ पर स्थान वही आएगा तुम्हारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, 3 जगह जहां पर भील आंदोलन चला। कौन कौन सी जगह है वो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। इसके नेता कौन थे, गोविंद गुरु थे। इनके नेता कौन थे, गोविंद गुरु। तो असली में ये याद रख लेना कि भील आंदोलन के गुरु हैं, असली में गुरु कौन थे, वो गोविंद गुरु। अपने आप समझ में आ जाएगा कि गुरु थे, नेता कौन थे, गुरु थे, ठीक है। तो भील आंदोलन में कौन गुरु थे, गुरु थे गोविंद गुरु, ठीक है। मुख्य घटना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक कांड हुआ जिसको बोलते हैं मानगढ़ कांड। अगर तुमसे पूछा जाए कि मानगढ़ कांड किस आंदोलन से रिलेटेड है, बिजोलिया, बेंगू या फिर भील, तो याद रख लेना, मान पाने के लिए भीलों ने क्या किया, आंदोलन किया। तो मानगढ़ कांड कहां हुआ, भील आंदोलन, मानगढ़ कांड। और ये कब हुआ, 1913 में। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं। वैसे जलियांवाला बाग कहां पर हुआ था, किसी को पता है क्या, अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग, है ना। अमृतसर पंजाब। तो ये अगर तुमसे पूछ ले कि राजस्थान का जलियांवाला बाग कौन सा आंदोलन है, तो तुमको आंसर देना है कौन सा, भील आंदोलन। तो 3 आंदोलन पढ़े अपन ने, बिजोलिया, भेगू और भील आंदोलन। बताओ भील आंदोलन कब शुरू हुआ, 1913 से 1913 से 1930 तक, 13 से 30 तक चला, 13 से 30 तक। और 1913 में इनका कौन सा कांड इसमें आया, नाम क्या था, मानगढ़ कांड। और दूसरा इसमें तुमसे ये पूछा जाएगा कि भील आंदोलन कौन सी सिटी में हुआ, डूंगरपुर, उदयपुर और सॉरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इनके नेता कौन थे, गोविंद गुरु नेता थे, और राजस्थान का जलियांवाला बाग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रजामंडल आंदोलन। अब ये आंदोलन लास्ट का एक तरीके से यहाँ पर है ना, राजस्थान धीरे धीरे स्वतंत्र लग गया था, ठीक है, क्योंकि 1938 से 1947 वाली बात आ गई। प्रजामंडल आंदोलन, यहाँ पर ये स्थान है जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, और बहुत सारे ऐसे सिटी थे जहां पर ये आंदोलन हुआ, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर भी आएगा उसमें, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, इस तरह की जगह पर क्या हुआ, प्रजामंडल आंदोलन। इसके नेता हरिभाऊ, जय नारायण व्यास और बालूदास खत्री। हरिभाऊ उपाध्याय, बताओ और किसके नेता थे, बिजोलिया के या बेंगू के या फिर भील के, बिजोलिया बिजोलिया में कैसे याद रखना है नेताओं के नाम, एचवीएम से। एचवीएम में याद रखना है हरिभाऊ उपाध्याय, वी से क्या था, विजय सिंह पाठक, और तीसरा नाम क्या था, एम से माणिक्य वर्मा। तो बिजोलिया में 3 नेता थे, एचवीएम। बेंगू में बताओ कौन नेता था, अकेला विजय सिंह था। और भील आंदोलन में मेन नेता कौन था, गुरु गोविंद बोलते हैं, तो गुरु गोविंद गुरु भी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें याद रखना है, इसमें कौन कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय है,
जय नारायण है और बालू दास है। तो एच तुमको पता है एच बी किसको बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को बोलते हैं ना। हीमोग्लोबिन जे याद रख लेना। एचबीएम तो किसमें था? एचबीएम किसमें था? बिजोलिया में। और एचबीजे किसमें था? हीमोग्लोबिन जे किसमें है? बताओ भाई, आंदोलन कौन सा है? प्रजामंडल आंदोलन। हरिभाऊ उपाध्याय, बी से कौन है? बालूदास खत्री, और जे से कौन है? जय नारायण व्यास। तो ये एच बी जे से याद रख लेना। उसके बाद इनमें हुआ क्या? रियासतों में प्रजा का अधिकार हुआ, हर एक रियासत में प्रजा मिली, और इससे राजस्थान का एकीकरण हुआ। और एकीकरण कब हुआ? 1940। अपना देश कब आजाद हुआ? 1947 में। 47 पर राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1949 में। 2 साल बाद हुआ राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान का एकीकरण जैसे 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ, 1 नवंबर 1956 तक ये बता रहा है कि चरणबद्ध एकीकरण हुआ। मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एकीकरण कब हुआ, अगर एक ही डेट लिखी हो, एक ही अगर सन पूछ रहा, तो आंसर क्या करके आओगे? 1949। बट अगर तुमसे ऐसा पूछे कि चरणबद्ध, मतलब पहले स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नहीं बना, एक तरह से हो गया कि राजस्थान ये है, ठीक है, ये बना दिया 1949 में, पर चरणबद्ध रूप से जब बनाया ना, तो वो 1948 से 1956 तक उसका लास्ट चरण तक चलता रहा, ठीक है। तब पूरे रियासत मिली, पूरे सब कुछ क्या बन गया? राजस्थान बन गया। और उसका सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बना? हीरा लाल शास्त्री। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन है? हीरे को, जो हमने है ना, राजस्थान वालों ने सबसे पहले किसको अपन को देखा मुख्यमंत्री? किसको बनाया सबसे पहले? हीरा को बनाया ना, हीरा ढूंढ के बनाया। तो हीरा लाल शास्त्री कौन थे अपने देश, अपने राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री। अच्छा, ये तो पता है सबको, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर जयपुर। अच्छा, इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली दिल्ली। अब कुछ आंदोलन पढ़ा है, जल्दी जल्दी मेरे को आंसर देते रहोगे। बताओ, एचबीएम नेता किसमें थे? बिजौलिया कौन से में थे? बिजोलिया में। बिजौलिया बिजोलिया में एचबीएम बोल रहा हूँ। हीमोग्लोबिन जे किसमें था? कौन से आंदोलन में था? प्रजामंडल आंदोलन। और गोविंद गुरु कहाँ पे, कौन से आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन। और अगर भेंगू आंदोलन की बात करूं, तो भेंगू आंदोलन के नेता कौन थे? विजय सिंह पाठक। उसके बाद में अगर तुमसे पूछे कि 1913 से 1930 तक किसका आंदोलन चला, तो बताओ सबसे आंदोलन किसने, सबसे बड़ा आंदोलन किसका था? भील आंदोलन। और बिजोलिया आंदोलन जो था वो कहां से कहां तक था? 16 से 23 1916 से 1923 16 से 23 तक, 7 साल तक। और बिजोलिया आंदोलन में ये बताओ कि इन सारे आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? किसान आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। भेंगू आंदोलन कहाँ हुआ? चित्तौड़ में। बिजोलिया आंदोलन कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ मेवाड़ में। कहाँ पर? ई से बिजोलिया, बी से भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। उसके बाद में अगर भील आंदोलन पूछे, तो भील आंदोलन कहाँ हुआ? बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ। इसको पढ़ने से पहले इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना समझे तुम रट ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको पहले समझेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए भाई, पहले समझने के लिए अपन को थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। चलिए भाई, डालते हैं। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाँ या ना तो बोलो, शर्माते हो क्या? शर्माया मत। देखो भाई, बताओ ये क्या है? अर्थ माइक ऑफ कर दो भाई। ग्लोब अर्थ ये क्या है? अर्थ ये हमारी पृथ्वी है। क्या बोलते हैं? हमारी पृथ्वी। बताओ पृथ्वी कैसी है? गोल है, चौकोर है, समतल है, कैसी है? इक्लिप्टिकल शेप, इक्लिप्स। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। गोल है गोल दिख रही। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ और कुछ चीजें तुम्हारी बचपन की याद दिलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कि ये जो पूरा मैप है, बताओ इंडिया का है, वर्ल्ड का है, या राजस्थान का है? वर्ल्ड
वर्ल्ड का है। ठीक है, पहली वर्ल्ड बात का। तुमको पता है कि ये वर्ल्ड का डायग्राम मैप है ना। अब जो बीच में से एक रेखा जाती है, बताओ इस रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? वीडियो पर कर्क इसको बोलते हैं कर्क। इक्वेटर लाइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या भूमध्य फिर इसको रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा बोल दो, विषुवत रेखा बोल दो, चाहे इक्वेटर लाइन बोल दो, ये सारी किसको बोलते हैं? जो पूरी पृथ्वी को बीच में से काटे उसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर लाइन है ये जीरो, आपका भाई माइक वीडियो ऑफ रुक कर रहा देना है एक बार, सर बीच में। जैसे ना बोलो ना वीडियो उसके रुक बाद। रहा है आपका। क्या हो रहा है? वीडियो पॉज हो रहा है सर बीच बीच में। वीडियो पोज हो रहा है? सबका हो रहा है या एक ही का हो रहा है? नहीं, सबका नहीं हो रहा। तो नेटवर्क का इशू है। मात्र कितने रुपए लगेंगे? जियो है तो कितने रुपए रिचार्ज लगता है 1 GB का? 19 रुपए। मात्र 19 रुपए में दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब 5 एयरटेल 5G चल रहा है सर। एयरटेल 5G चल रहा है तो कोई ना कोई इशू वहां से है। चलो भाई, अब सुनो, अब बात करें भूमध्य रेखा या विषुवत विषुवत रेखा ना। विश्व को 2 भाग में बांट दे वो विषुवत। ये जो रेखा होती है 0 डिग्री पर होती है। कौन सी डिग्री पर होती है? 0 डिग्री। अच्छा, इससे इंपोर्टेंट 2 रेखा और होती है। एक होती है कर्क रेखा और एक होती है मकर रेखा। कर्क रेखा कौन सी होती है और मकर रेखा कौन सी होती है? भूमध्य के ऊपर वाली कर्क और भूमध्य के भूमध्य नीचे से वाली ऊपर वाली कर्क और कर्क। भूमध्य से नीचे वाली कर्क। मकर रेखा होती है। मकर बट रेखा। बट अब बात करता हूं अक्षांश और देशांतर की। पहले अक्षांश और देशांतर क्या होता है? देखो, जो अपनी पूरी पृथ्वी है, पूरी अर्थ है, इसको कैसे बांटा गया है, कैसे डिवाइड किया गया है? अक्षांश पर डिवाइड किया गया है। एक ऐसे इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है बहुत सारी। जैसे अगर मैं बात करूं ना इमेजिनरी लाइन की, पीली पीली दिख रही है तुमको? ये जो है ना, ये सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं ना पूरे को, है ना, ये सारी क्या होती है? अक्षांश होते हैं। क्या होते हैं? अक्षांश। अब ये अक्षांश कैसे होते हैं, क्या होते हैं? देखो, ये अक्षांश जैसे ये 0 डिग्री पर था ना, अब 1 डिग्री पर एक अक्षांश होगा, दूसरी डिग्री पर 2 अक्षांश होंगे, तीसरी पर 3 होंगे। ऐसे टोटल कितने अक्षांश होते हैं? आंसर तुम्हारे को याद रखना है 181 या फिर 179। और पहला आंसर करना है 179 की टोटल अक्षांश कितने होते हैं? 179। कितने होते हैं? 179। क्लियर है इतनी बातें? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं कि इस पृथ्वी पर कितने पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। बताओ इनमें से नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है? ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला ऊपर साउथ। वाला जो होता है ये होता है नॉर्थ पोल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है? ये होता है साउथ पोल। साउथ दक्षिणी पोल, ध्रुव। या फिर इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। अब मेन बात क्या है? तुमसे पूछा जाए कितने पोल होते हैं तो 2 ही पोल करना है। पूर्व पश्चिम मत लगा के आ जाना। पोल कितने होते हैं? 2 ही पोल होते हैं। एक कौन सा होता है? उत्तरी, और एक होता है दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ पोल। क्लियर है बात? यस सर। अब ये कौन सी डायरेक्शन है ये बताओ मेरे को, ईस्ट है या वेस्ट है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। 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 मतलब पूर्व डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। और ये कौन सी है? पश्चिम। पश्चिम। या फिर क्या लिखूं? वेस्ट। वेस्ट। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, बताना अक्षांश रेखाएं होती है पूर्व से पश्चिम जाने वाली या उत्तर से दक्षिण जाने वाली, कौन सी होती है अक्षांश रेखाएं? पूर्व पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम जाने वाली, ऐसे जाने वाली रेखाएं जो होती है वो अक्षांश होती हैं। और अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं जाती है इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर। इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखा कहां से कहां जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर। और तुमसे अगर पूछ ले कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है, देशांतर कितनी होती है, तो आंसर क्या लगा के आओगे? 360। क्योंकि ये पूरे है ना, पूरे ऐसे है ना 3D में, जैसे बॉल है मेरे पास तो वो 3D में तो ऐसे कितनी होंगी? 360 होंगी पूरी।
तो तुमको अक्षांश पता पड़ा, तुमको पता पड़ा देशांत, तुमको पता पड़ा मिड की लाइन, इक्वेटर लाइन। क्या ये सारी बातें पता पड़ी? यस सर। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे ये तो थी भूमध्य रेखा। अब अगर मैं बात करूं 23 डिग्री एंड हाफ, यहां पर जो रेखा निकलेगी वो कौन सी रेखा निकलेगी? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये माइक ऑफ कर देना है ना, बोल के एक बार माइक ऑफ कर दिया। उसके बाद में नीचे भी 23, 23.5 डिग्री पर जो रेखाएं निकलेगी वो कौन सी होगी बताओ? मकर रेखा। मकर रेखा। मकर रेखा। और ये भूमध्य रेखा। अब ये बातें पता है कि नहीं पता? इतनी बातें पता है? हो गई इतनी बातें Yes, पता? sir. तो भूमध्य रेखा पता पड़ी, कर्क रेखा पता पड़ी, मकर रेखा पता पड़ी। अब बात करते हैं अपना इंडिया किधर है। क्या बोस ये बताओ, देशांतर और अक्षांश रेखाएं पता करने से अपन को क्या फायदा? अगर मैं पूछूं इंडिया किधर है तो तुम कैसे बताओगे वर्ल्ड में? उसे बताना पड़ेगा ना कौन से अक्षांश पे, कौन से देशांतर पे, किस जगह पर है, ये तुम बताना पड़ेगा। बिना बताए तो रह ही नहीं पाओगे। अब मैं माइक ऑफ कर, बोल के माइक ऑफ कर दिया करूं, है ना? ये चल रही है ना गूगल मीट पे, वही सोता रहता है बाकी लोग। अच्छा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमको इंडिया कैसे है ना, मान लो मेरे को यहाँ पूछना अमेरिका कहाँ है, तो अमेरिका को कैसे पहचानेंगे? देशांतर और अक्षांश, उसकी स्थिति स्थिति बताने के लिए, किसी भी देश की, किसी भी पर्वत की, किसी भी नदी की स्थिति बताने के लिए जो चीजें होती है वो कौन सी होती है? अक्षांश और देशांतर। अब मेरे को ये पता करना है कि इस वर्ल्ड के मैप में इंडिया किधर है, तो इंडिया इसमें कहाँ रहता है? इंडिया अगर मैं बात करूं, इंडिया जो होगा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में रहता है, नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर। अगर मैं बात करूं, ये मान लो ये पूरी बॉल है ना, एक बॉल मैंने बना दी, ये बॉल है, ठीक है क्या कोई है? क्या है कोई बॉल? एक मिनट दिखा ना, में लगेगा। चलो देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये मान लो इधर गोल, क्या इमेजिनरी गोला इधर समझ सकते हो क्या? एक अरे दिख रहा है क्या एक इमेजिनरी गोला? यस सर। जैसे ये मान लो ये गोला है, ठीक है, ये गोला है ना, इस गोले में नॉर्थ में और ईस्ट वाले हेमीस्फीयर में कहा मिलेगा अपन को? इंडिया मिलेगा। तो नॉर्थ और ईस्ट में हेमीस्फीयर में क्या मिलेगा? इंडिया मिलेगा। और कैसे मिलेगा? ऐसा दिखेगा, देखो। अब ये तो असली में मिड में है, असली में ये थोड़ा सा इधर है, ये थोड़ा सा ना मैंने इधर खिसका रखा है, पर इसको समझना थोड़ा इधर है, ठीक है? तो ये मेनली नॉर्थ और ईस्ट हेमीस्फीयर में होता है, तुमको याद रखना है। इंडिया कहाँ मिलेगा, कौन से उसमें रहता है बताओ? नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर। जो नहीं लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो कि बॉस हमको बुक नहीं दे रहे, देखो मेन बात ये है, बुक उसके लिए जो रिवीजन करे, तुमको है ना साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। साथ साथ में नोट्स बनाओगे ना तो वो तुम्हारे लिखे हुए तुमको ज्यादा दिमाग में बैठेंगे और समझे हुए ज्यादा बैठेंगे। नोट्स मिलके क्या कर लोगे? पढ़ लोगे और क्या कर लोगे, पर खुद के नोट्स बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ, ये नहीं लिखा हुआ बुक्स में है ना, ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ, तुमको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। अब मैं बात करूं, ये इंडिया का पूरा जो लैंड है, ये पूरे वर्ल्ड के कितना परसेंट है? 2.4% लैंड है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूं ये कितना अपने लैंड है इसके अंदर, लैंड मतलब ये समझ लो कि पूरे देश की, पूरे विश्व की बात करूं और इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया 2.4% ही है लैंड में, है ना, भूम इसमें रहने वाले एरिया में, ठीक है, लैंड एरिया, ठीक है? तो लैंड एरिया में 2.4% ही ये पूरा स्थान घेरता है पूरे वर्ल्ड का। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पर देखो दो चीजें आती है, एक आती है देशांतर और एक आती है अक्षांश। अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो देखो अक्षांश में मैं कैसे बात करूंगा, जैसे यहाँ पर ये भारत के मध्य में से एक लाइन निकलती है, बताओ कौन सी निकलती है? कर्क। कर्क रेखा निकलती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकल गई। अब बात ये है कि इधर और इधर, इधर से जो लाइन जा रही होगी ना, ये
8.4 डिग्री। यहाँ नॉर्थ, ये भी नॉर्थ हो गया, मतलब ये नॉर्थ। असली में तो बात समझने की कोशिश करना एक बार, मैं इंडिया के नॉर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वर्ल्ड के नॉर्थ की बात वर्ल्ड कर के रहा हूँ, नॉर्थ की। वर्ल्ड के नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, ये मत समझ लेना इंडिया के नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। तो ये बात याद रखनी है, 8 डिग्री 0.4 मिनट बोलते हैं इसको, 8.4, 8 डिग्री 0.4 मिनट, इसको पढ़ना भी सीखना अपन को, 8 डिग्री 0.4 मिनट। ये भी नॉर्थ है, और ये जो ये असली में वर्ल्ड की लाइन बना रहा हूं मैं, ये नॉर्थ है ना, ये भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ना। तो ये जो होगा, कोई ये बता सकता है कि ये कितना अक्षांश होता है? किसी को बताओ कितना अक्षांश होगा? ये तो 8.4 नॉर्थ है, और ये जो होता है 37.6, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये याद रखना 37.6, 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 8.4 नॉर्थ हेमिस्फीयर में। कहने का मतलब जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ये दिखाया था ना, ये इसलिए दिखाया था कि तुम कंफ्यूज नहीं हो कि नॉर्थ यही होगा। असली में इंडिया नॉर्थ में ही है। तो ये अपन जो नॉर्थ देख रहे हैं ना, ये जो डिग्री देख रहे हैं, अक्षांश और विस्तार है ना, अक्षांश और देशांतर। तो अगर मैं इंडिया को देखूं तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ में 8.4, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये होता है पूरा नॉर्थ का अक्षांश। तुमसे पूछा जाएगा कि इंडिया का विस्तार, विश्व में इंडिया का विस्तार जो होता है कौन से अक्षांश पर है, तो अक्षांश क्या बताओगे? 8.4 नॉर्थ से लेकर 37.6 मिनट तक क्या है? अक्षांश का विस्तार है। अब अगर मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर रेखाएं ऐसी होती है, अरे होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो। तो अब इंडिया की अपन को स्थिति बताने के लिए विश्व से अपन रिलेट करेंगे ना, विश्व से रिलेट करेंगे तो अपन को किसका बताना पड़ेगा? दक्षिण का बताना पड़ेगा। और दक्षिण का जो होता है 6.87, 6.87 से लेकर 98.2, तो ये अभी आएगा, लिखा हुआ आएगा ना, घबराना नहीं है इन नंबर। 68 से लेकर 98 तक है, इधर 7 है इधर 2 है, ऐसे याद करो सीधा सीधा। 68 है, 98 इधर 7 है इधर 2 है। तो 68 से 98 कहां तक है? 68 से 97, सॉरी 68 से 97, ये अभी लिखा आएगा, देख लेना, ठीक है। तो मैं तुमको बस ये समझाना चाह रहा था कि इंडिया कहां पर है, अक्षांश और अक्षांश भी नदी ने देशांतर भी नदी है क्या? अनु जी क्या बोल रहे हैं? जी समझ में आ गया क्या? क्या तुमको समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। वर्ल्ड पे अगर देख रहे हैं इंडिया को, तो अक्षांश और विस्तार पे देखेंगे ये कितना होता है, ये अपन नोट्स में देखेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट उसमें पता पड़ जाएगा। कुछ चीजें और बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीजें और, जैसे अब मैंने, क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं, जो पूरा इंडिया है ना, इस पूरे इंडिया को पहले वर्ल्ड का बताया कि वर्ल्ड में ऐसे ऐसे अक्षांश देखते हैं, देशांतर देखें। अपन ने इंडिया की स्थिति देखने के लिए अक्षांश और देशांतर समझे। अब अपन आ गए इंडिया पे। अब इंडिया जो होता है 6 भौगोलिक प्रदेश में बटा होता है। कितने भौगोलिक प्रदेश में बटा होता है? 6 भौगोलिक प्रदेश के अंदर। अब भौगोलिक प्रदेश क्या होता है? भौगोलिक प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो जैसे उनका भूगोल है, इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो कैसे कितने कितने चीजों में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे पहली चीज आती है हिमालय का पर्वत वाली श्रृंखला। क्या आती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला अगर मैं बात करूं, तो बताओ ये इंडिया के नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है या ईस्ट में, उत्तर में है, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर में। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा हो जाता है? ये पूरा हो जाता है। मतलब हिमालय की जो पर्वतीय रेखाएं जाएगी वो कौन सा वाला स्थान होगा? ये वाला स्थान होगा। उसके बाद में हिमालय की पर्वत के बाद में ये आता है उत्तर का विशाल मैदान, ये पूरा मैदानी एरिया।
इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये नीचे वाला है दक्षिण का पठार, पठार वाला एरिया। इसके बाद में ये आते हैं घाट, एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है। ये होता है थार का मरुस्थल। अब इसमें समझना क्या है बोस, ये बताओ सबसे पहली चीज क्या समझनी? सबसे पहले चीज ये समझनी है कि बोस पर्वत कैसे होते हैं, पठार क्या होते हैं और मैदान क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं, मान लो ये क्या है, ये है समुद्र है। समुद्र जो होता है, जैसे मान लो हिमालय से नदियां बहती है, कौन कौन सी बहती है, कोई बता सकता है क्या? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी होती है? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। अब मान लो ये नदियां जो होती है ना, ये नदियां बह बह के इकट्ठी हुई यहाँ पर, क्योंकि नदियां जो बहेगी वो नीचे की तरफ ही जाएगी। अब नदियां बहने के बाद में जब नीचे सेडिमेंट होती रही, अवसाद की तरह इकट्ठा होती रही, कंकड़ लेके आई है ना, बहुत सारे पत्थर लेके आई, सब इकट्ठा हुई, और यहाँ पर जब इकट्ठा होके यहाँ पर ठहरी ना, तो उसने क्या किया, नदियों ने एक उत्तर का विशाल पूरा मैदान बना दिया। ये मैदान असली में सी लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं है, 50 से 150 मीटर ऊपर होता है, ज्यादा ऊपर नहीं होता है। बट ये विशाल मैदान बना कैसे होगा इंडिया में? विशाल मैदान तब बना होगा जब नदियां नीचे की तरफ गई होगी, और नीचे की तरफ में जब वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके जा रही थी, तो पूरा क्या बन गया, एक मैदान बन गया। तो मैदान जो होता है समुद्र से कुछ ऊंचाई पर ही होता है। तो ये पहला पहला जो बनता है मैदान बनता है, ठीक है। समुद्र से ऊपर जो बनता है वो मैदान होता है। इसके ऊपर जाओगे तो वो क्या बनता है, पठार बनता है। अब पठार क्या होता है बोस? मैदान से ऊपर की ऊंचाई पे होता है पठार। दूसरा, पठार उस चीज को बोलते हैं, इसके अंदर जो ये पठार वाली चीज दे रखी है, ये पठार वो होता है जो तीन तरफ से नदियों से या सागर से या पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से नहीं। ये जो दक्षिण का पठार वाला एरिया या पठार वाला एरिया जो होता है, वो तीनों तरफ से, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, मतलब दक्षिण से भी, पूर्व से भी, पश्चिम से भी, किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। इसको बोलते हैं पठार। और पठार थोड़ा मैदान से ऊपर वाले एरिया में होता है। क्या इतनी बात क्लियर होगी? मैदान, पठार। यस सर। उसके ऊपर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे। क्या बनेंगे? पर्वत बनेंगे, है ना। ये बनेंगे हिमालयस और ये सारी चीजें। तो समुद्र लेवल से जस्ट ऊपर वाला मैदान होगा, उससे ऊपर पठार होता है, उससे ऊपर क्या बनते हैं, पर्वत। अब मैदान कैसे बने होंगे कि रिवर्स आई होगी, बही होगी और वहां पर इकट्ठी हुई होगी, तो क्या बन गए होंगे, मैदान बन गए होंगे। पठार जो होता है सबसे पहले था, पठार जो था ना वो सबसे पहले था। अभी पढ़ेंगे, नोट्स के अंदर आएगा पठार के बारे में। उसके बाद में तुम्हारे ये क्या आते हैं पर्वत आते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो जाती है? आया ना। यस सर। यस सर। तो जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश वाला, हिमालयन रेंज, घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले हिमालय पर्वत की छोड़कर दूसरा जो है ना उत्तरी मैदान की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? उत्तरी मैदान की। मैदान वाले एरिया की बात करता हूं। मैदान वाला एरिया जो है वो कहां से कहां तक है? तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पंजाब से लेकर आसाम तक। देखो, पंजाब से लेकर आसाम तक जो होता है मैदान होते हैं, वो कौन से होते हैं? उत्तरी मैदान। उत्तर की तरफ है ना, इंडिया में कहा है ये, उत्तर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएंगे? उत्तरी मैदान कहलाएंगे। और यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन सी स्टेट आएंगे? पंजाब आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, बिहार आ रहा है, आसाम आ रहा है और वेस्ट बंगाल भी आ रहा है। ये रहा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में उत्तरी मैदान की कुछ खासियत बता रहा हूँ। जैसे कुछ खासियत क्या है बताओ? यहाँ की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए या सबसे ज्यादा खराब होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कैसी होनी चाहिए यहाँ की मिट्टी? उपजाऊ उपजाऊ। उपजाऊ सबसे ज्यादा इसकी उपजाऊ मिट्टी है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही बसी हुई है। कुछ एरिया राजस्थान का भी आ रहा है, देखो। बट अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी मैदान कौन सा होता है, तो उत्तरी मैदान बताओगे पंजाब से लेकर आसाम, और पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी से बिहार, यूपी, बिहार। क्या हुआ दर्जी जी? देयर इज सम प्रॉब्लम?
क्या बात बोल रहा था मैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। अरे एक गाना भी है ना, यूपी बिहार से। तो यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, और साथ में कौन है? असम है और असम वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और उसके राजस्थान का भी कुछ एरिया है। ये पूरा क्या बनाता है? उत्तरी मैदान। और यही मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है और सबसे ज्यादा अच्छी जो फसल उगती है यही। गेहूं यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, गन्ना यहाँ अच्छा मिलेगा, ठीक है, धान की खेती यहाँ अच्छी होती है। गेहूं, दान, गन्ना। कौन कौन सी चीज बोली मैंने? गेहूं, गेहूं धान धान और और गन्ना। दान ये गन्ना। तीनों चीजें यहाँ पर उत्तरी मैदान में अच्छी। अब ये कितना फैला होता है, कितना होता है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, सारी चीजें नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं उत्तरी मैदान को पढ़ाने लग गया ना तो इसी में मेरे को 25 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो उत्तरी मैदान इतना ही समझेंगे, फिर मैं राजस्थान में आ जाऊंगा, पंजाब में आ जाऊंगा, फिर उत्तर प्रदेश में आ जाऊंगा। इसलिए तुमको ये पता होना चाहिए कि उत्तरी मैदान में बताओ कौन कौन सा एरिया आता है, बताओ भाई। पंजाब हरियाणा यूपी बिहार आसाम पश्चिमी बंगाल और कुछ राजस्थान का भी एरिया आता है। ठीक है, तो पंजाब से लेकर आसाम तक है क्या उत्तरी मैदान? Yes, sir. हाँ। यस इसके बाद में आता है, अब है ना, ये उत्तरी मैदान छोड़ के अब मैं आ जाता हूँ पठार पे। किस पे आ रहा हूँ? पठार पे। पठार बताओ पठार। सी लेवल से कहाँ पर होगा? पर मैदान जस्ट से ऊपर थोड़ा होगा या मैदान से नीचे मैदान होगा? से ऊपर मैदान ऊपर से होगा। जस्ट ऊपर। अब ये पठार वाला जो एरिया होता है ना, ये मेनली कहाँ पर मिलता है? सुनना बात को अच्छे से सुनना, इसको मत देखना अंदर जो लिखा हुआ है, ये ऐसे है, कैसे है? ऐसे फैला हुआ है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि पठार की शेप क्या होती है, तो बताओ शेप क्या होगी पठार की? ट्रायंगल शेप। ट्राइंगल शेप Triangle. या फिर त्रिभुजाकार। ट्राइंगल शेप या फिर त्रिभुजाकार। मेनली यहाँ पर दो ही पठार अपन को याद रखने होते हैं, मालवा का पठार और एक होता है दक्कन का पठार, है ना। दक्कन का पठार, एक मालवा का पठार। वैसे पठार में बहुत सारे एरिया आते हैं, पर ये अभी नोट्स में पता पड़ जाएगा, कुछ चीज और दी हो। हाँ, कुछ आइडिया ही दे रहा हूँ अभी तक तो मैं तुमको, थोड़े थोड़े आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इसके अंदर थोड़ी। अब थार मरुस्थलीय क्षेत्र, इंडिया में मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? राजस्थान राजस्थान में मिलता है। Rajasthan. और राजस्थान में भी कौन से वाले एरिया में मिलता है? बीकानेर जैसलमेर। बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर और बाड़मेर वाले एरिया में मिलता है। तो मरुस्थलीय ये थार वाला एरिया कहाँ मिलेगा? यहाँ। तो एक तुमने पढ़ा हिमालय पर्वत वाला एरिया, एक पढ़ा तुमने उत्तरी मैदान वाला, पठार और एक पढ़ा तुमने थार, और थार। एक पढ़ा तुमने पठार। पठार पठार पढ़ा, थार पढ़ा, और उत्तरी मैदान पढ़ा, और हिमालय पर्वत पढ़ा। क्या इतनी बातें पढ़ी? यस सर। एक और आती है चीज जिसको बोलते हैं अपन द्वीप समूह। तो द्वीप समूह, अभी बताओ प्रधानमंत्री कहाँ पर गए थे, कौन से वाले द्वीप पे गए थे? मालदीव Maldives. लक्षद्वीप पे गए थे, तो नहीं, पूरा लक्षद्वीप, सिस्टम हिला दिया था। लक्षद्वीप। किस पे गए थे? लक्षद्वीप पे गए थे। लक्षद्वीप बताओ यहाँ पर है या यहाँ पर है? तुम्हारे हिसाब से कहाँ पर होगा? इस वाले एरिया में, पश्चिम में या पूर्व में? Gujarat. पश्चिम में. पश्चिम में। पश्चिम। गुजरात के पास में। तो गुजरात ये रहा तुम्हारा, और गुजरात के पास में क्या है? साइड क्या है? लक्षद्वीप। और इधर क्या मिलेगा तुमको? अंडमान अंडमान निकोबार। निकोबार. और यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे दक्षिणी ध्रुव में, इंडिया के सबसे दक्षिणी ध्रुव पर सबसे एंड में एक पॉइंट होता है, तो बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट. तो कुछ चीजें पता पड़ी कि बताओ अंडमान निकोबार कहाँ मिलेगा, पूर्व साइड में या पश्चिम साइड में? पूरब में। पूर्व में मिलेगा। और यहाँ पर लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा? गुजरात के पास में, मतलब पश्चिम भाग में। पश्चिम में। अब तट आते हैं, और तट देखेंगे बाद में, और कुछ चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो एरिया होता है, तुम बताना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो इंडिया का पूरा एरिया है, इसको मैं कौन सा चीज बोलूं? यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी है, ये कौन सा वाला होगा? तटीय एरिया होगा पठार। या स्थलीय एरिया होगा? यहाँ समुद्र के तट होंगे या स्थल होंगे? तटीय एरिया। तटीय एरिया होगा। और इस तटीय एरिया का जो किलोमीटर होगा, स्थलीय से ज्यादा होगा या कम होगा? क्या लगता है? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। सबको स्थल से ज्यादा लगता होगा। है ज्यादा होगा, पर होता कम है।
7,517 किलोमीटर के आसपास होता है ये पूरा एरिया। कितना होता है ये पूरा एरिया जो होता है? 7,517 किलोमीटर के आसपास होता है। क्या इतनी बात याद रहेगी? हाँ या ना? यस सर, यस सर। और इसमें से भी, इस तटीय क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा वाला क्षेत्रफल किसका होगा? गुजरात का। गुजरात। गुजरात का एरिया जो होता है तटीय वाला, वो सबसे ज्यादा होगा। और सबसे छोटा यहाँ पर गोवा होगा। सबसे गोवा। छोटा जो तटीय एरिया होगा वो किसका होगा? गोवा का। गोवा। और सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र किसका होगा? गुजरात का। तो गुजरात। ये जो गुजरात का। तटीय क्षेत्र होगा, मतलब जो कहाँ पर होंगे? समुद्र के आसपास होंगे, है ना, सागर के आसपास होंगे, वो जो एरिया कहलाता है तटीय एरिया कहलाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा एरिया किसका होगा? गुजरात का। और ये वाला कौन सा होगा? सबसे छोटा, गोवा का एरिया। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? यस सर। क्लियर। इसके बाद में कि बोस ये बताओ स्थलीय एरिया कितना होता है? स्थलीय एरिया बताओ कितना बड़ा होगा? ये सीधा डबल कर देना। बताओ 7 5 1 7 का डबल कितना होगा? क्या 1500 15,000 के आसपास 15 होगा क्या? हाँ 15,000। 15,109 पॉइंट कुछ होता है। और किसी पे तुमको 15,200 मिलेगा। मतलब तुमको सीधा डबल कर देना, वो क्या होगा? स्थलीय एरिया। क्या हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। अब कुछ और चीजें पूछता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं इसके, ये जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब बताओ बंगाल की खाड़ी कहां पर होगी? ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, या साउथ ईस्ट। साउथ में। बताओ कहां पर साउथ होगा? ईस्ट। साउथ अगर साउथ एक ईस्ट। आंसर में पूछा जाए ना तो ऐसे डिवाइडेशन है, ऐसे ईस्ट में। डिवाइडेशन है ना, तो आंसर क्या करोगे? ईस्ट करोगे या साउथ ईस्ट करोगे? तुमको ईस्ट करना है। क्या करना है? ईस्ट। ईस्ट। तो बताओ बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ईस्ट में। ईस्ट में। बंगाल की खाड़ी ईस्ट। अच्छा यहाँ पर कौन सा सागर होता है? यहाँ कोई सागर होता है क्या? यहाँ कोई सागर होता है क्या? ईस्ट में, पूर्व में कोई सागर होता है क्या? कोई बताएगा कि पूर्व में कौन सा सागर होता है? कोई सागर नहीं होता। प्रशांत सागर। सागर नहीं होता है। कोई सागर नहीं होता। अब यहाँ पर बताओ एक सागर अरब होता है और सागर। यहाँ पे भी एक अरब सागर अरब होता है। सागर। यहाँ पे वेस्ट भी, में तो अरब सागर है। हाँ हाँ एक मिनट, दक्षिण में हिंद यहाँ पे भी एक महासागर। सागर है, यहाँ पे भी एक सागर है। बताओ ये कौन सा सागर है और ये कौन सा सागर है? दक्षिण साउथ में हिंद वाला तो हिंद महासागर। महासागर है और वेस्ट में साउथ अरब वाला सागर है। जो होगा हिंद महासागर होगा। इसको कैसे याद रखोगे कि हिंद महासागर हिंदुस्तान में नीचे नीचे है, ठीक है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के उसमें कहाँ है? नीचे नीचे। तो हिंद महासागर कहाँ पर हो गया? साउथ में। और अगर मैं बात करूं वेस्ट में या पश्चिम में, तो पश्चिम में बताओ क्या होता है? अरब सागर होता है। और बताओ फिर पूर्व में, उत्तर में क्या होगा? नॉर्थ में क्या होगा? मान ले होगा। चाइना। हाँ चाइना भी होगा, भूटान भी होगा, नेपाल भी होगा। बट अगर तुमसे हिमालय की बात करूं अभी मैं, कौन होगा? हिमालय, ठीक है। हिमालय होगा नॉर्थ। अब अगर मैं देश की पूछूं, बताओ यहाँ पर कौन कौन से देश होंगे? यहाँ पर इधर जो होता चाइना, है ये भूटान, कौन सा होता है? भूटान। नेपाल। भूटान, नेपाल। नेपाल होगा। तिब्बत भी है। देखो ये जो है ना छोटा सा, तिब्बत भी है। ये क्या है? इधर नेपाल है। इसके ऊपर जो बड़ा सा आएगा ना वो क्या होगा? चाइना होगा। चाइना। चाइना, और कौन सा होता है? भूटान। भूटान। तिब्बत भी है। पर चाइना, नेपाल, भूटान जो होंगे वो कौन से साइड होंगे? नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, या ईस्ट में, या साउथ में? किधर होंगे? नॉर्थ में। तेरे डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में। नॉर्थ नॉर्थ। अपन को आंसर नॉर्थ में ही करना है क्योंकि यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे, है ना? क्लियर है बात? यस आ रही है क्या? ओके। सर, यस सर। बातें Yes, समझ में आती है yes, नहीं yes, आती है मेरी? तो ये बता दो बस मेरे को तो। आती आती है है सर। सर। आ रही है। अब बताओ आती है बस। पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान नॉर्थ में। वेस्ट में। नहीं, नॉर्थ में ही है। नॉर्थ में। नॉर्थ में। पाकिस्तान बताओ कहाँ है? वेस्ट। नहीं, पश्चिम में। वेस्ट पश्चिम में। वेस्ट में। वेस्ट में। वेस्ट में। पाकिस्तान जो होगा वेस्ट में होगा। और पाकिस्तान की बताओ शेप कैसी होती है मैप की? डोगी के कुत्ते आकार जैसे। की। डोगी के आकार की, क्योंकि इनका काम ही कैसा है? डोगी वैसे ही जैसा है। काम। डोगी जैसा।
हाँ, इसलिए इनका मैप भी कैसा है, डोगरी। अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ से कोई है ना नदी भी जाती होगी, यहाँ से एक नदी जाती होगी, इंडस सिंधु रिवर नदी। जानते हो क्या? इंडस सिंध, रिवर। यहाँ सिंध प्रदेश दिख रहा होगा तुमको। सरस्वती। इंडस रिवर। सिंधु नहीं नदी। नहीं, सिंध दिख रहा है ना, सिंधु तो नदी सिंध सिंधु घाटी सिंधु नदी सिंधु जाती है नदी। ना, सिंधु नदी यहाँ से जाती होगी, इंडस रिवर। तुमको पता है क्या हिंदू का नाम कहाँ से निकला है? तो अपन बोलते हैं सिंधु। हिंदू है। सिंध से सिंध। एक सिंध राजा से। था जो थोड़ा सा तुतलाता था ना, वो सिंध को सर हिंदू को है, है बोलता सह था। को है बोलने लग गया। जैसे है ना मारवाड़ी में भी है ना कुछ ऐसा सह को है बोलने वाला, ऐसे वो ही ना। बिश्नोई क्या है बोलते को हैं सह बोलते हैं, बिश्नोई बिश्नोई सै को है बोलते हैं। सह को है बोलते हैं ना। तो वैसा ही एक राजा था, वहां पर सिंधु को हिंदू करने लग गया, तो वो हिंदू हो गया। और जो इंडस रिवर है, इससे भी नाम किसका निकला है, इंडिया का नाम किससे निकला है, इसी से निकला है। इंडिया। इंडस अंग्रेजों रिवर ने। से इंडिया नाम निकला है। तो ये कुछ चीजें थी जो एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीजें। अब कॉन्सेप्ट अगर बन चुका है तो तुमको ना पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी और समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं नोट्स की। नोट्स पे आ जाओ। अब तुमको ऐसा लगेगा बड़ी बड़ी सी चीज सारी। आ गए नोट्स। अब ये कोई बुक में लिखा थोड़ी हुआ है, तुमने अगर नोट नहीं किया या इसको समझा नहीं होगा बस तुमको कटना पड़ेगा लास्ट। सबसे पहले बात, सामान्य परिचय, भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है। बताओ यहाँ पर अगर तुमसे मैं पूछ कौन से हेमीस्फीयर में, तो क्या बताओगे? दक्षिण एशिया। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ हेमीस्फीयर। हेमिस्फीयर ऑफ ठीक है, एशिया के तो दक्षिण में है, एशिया दक्षिण अलग में है, विश्व नहीं है एशिया। क्या वो अभी तो आपने नॉर्थ और ईस्ट बताया था, आप बोल रहे हो दक्षिण में। समझो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में, पर एशिया में एशिया पूछे के क्योंकि नॉर्थ भारत कहाँ पर है, एशिया में है ना, तो एशिया में कहाँ पर है, नीचे की साइड ही तो है, कहाँ पर है, दक्षिण में। तो एशिया के तो दक्षिण में, पर कौन से हेमीस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, पूरे इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। देखो पढ़ाते पढ़ाते है ना तुम को, आपको मुस्कान क्यों आ रही है? मैं पढ़ा रहा हूं और यहाँ एक आवाज आई, कुछ अपान वायु निकलती है ना जो थोड़ी सी आवाज करती है, ऐसी आवाज करती है क्या? इधर एक स्टूडेंट की निकली है। तुम में से बताओ किसने ऐसा किया है? थोड़ा सा माहौल भी खराब कर दिया यहाँ पे। चलो छोड़ो, बात यह है कि भारत का अगर तुमसे क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओगे? 32 लाख है या 3 लाख है? 87,000। 32 32 लाख 32,87,263। 263। और ये विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पर जनसंख्या की दृष्टि से बताओ कौन सा स्थान है? दूसरा सेकंड। दूसरा तो यहाँ पर एक चीज लिख लेना, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो दूसरा स्थान है, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो विश्व में 7वां स्थान। 7वां स्थान है। उसके बाद में राजधानी तुम सबको पता है नई दिल्ली होती है, और अक्षांशीय विस्तार बताने की जरूरत नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये अक्षांशीय विस्तार है, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार। और अगर मैं तुमसे पूछूं देशांतरीय विस्तार क्या होगा, तो देशांतरीय विस्तार ये देखो 8 से 37 के आसपास है। 8 से 37 समझ लेना, पीछे 4 और 6 लगा देना, ठीक है। और 8 से 37 के बाद आ जाओ देशांतर विस्तार पे। अब अगर मैं तुमको मान लो ये तुक्के में ही समझा देता, भाई देशांतर विस्तार रट लो, रट लेते, पर क्या तुमको ये समझ में आता अक्षांश और देशांश? नहीं आता, नहीं क्योंकि आता। बचपन की चीजें भी तो दोबारा याद आनी चाहिए। बचपन में पढ़ा होगा अक्षांश देशांतर, पर याद थोड़ी थी। तो इसलिए अब तुमको ये पता रहेगा कि देशांतर विस्तार क्या होता है। 68 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 मिनट और 97, मतलब 98, 68 से 97 तक याद रखना है। इधर 7 लगाना है, उधर 25 लगाना। ये 8 से 37 था और ये 68 से 97, ठीक है। ये हो गया देशांतर विस्तार। अब बात करते हैं कर्क रेखा। भारत के बीच में से निकलती है कर्क रेखा, और इसकी जो अक्षांश होती है वो कितनी होती है? 23.5। 23.5 ही है क्या?
हाँ हाँ तो भारत के बीच से निकलता है, सबसे पहले ये याद रखना है। अच्छा, तुमको ये पता है क्या, मैंने कभी क्लास में बताया था कि कर्क रेखा भारत में डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा। वेरी गुड, तो इधर लिख लो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और डुगर बांसवाड़ा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। ये तो राजस्थान में है ना सर? भारत हाँ, के तो 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान में तो बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान की बताया ना मैंने। भारत ये जो पहले वाला पॉइंट था वही याद करवाया, कोई राज्य नहीं बता रहा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन से राज्य से, राजस्थान में बता। ठीक है, भारत के बीच से गुजरती है कर्क रेखा। उत्तर में बताओ क्या है इसके, हिमालय है। हिमालय, दक्षिण में बताओ क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर। ये उत्तर, ये दक्षिण। देखो बचपन में मेरे को बड़ा कंफ्यूजन रहता था इसका, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर इंग्लिश आ गई तो और कंफ्यूजन हो गया, साउथ ईस्ट वेस्ट सब भूल गया, पागल हो गया, है ना। तुम में से भी ऐसे लोग होंगे जिसको अभी तक कंफ्यूजन है कि उत्तर कौन सा है, ऊपर है या इधर है ना। ऊपर है कई सर। जने होंगे ऐसे, अरे है कि नहीं है, मेरे को तो बहुत यस कंफ्यूजन सर, यस सर। इतना कंफ्यूजन हुआ मेरे को, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट साउथ में पागल हो गया। फिर मैंने एक ही चीज करी, उत्तर ऊपर, बस इससे सारे क्लियर हो गए, उत्तर दक्षिण फिर पूर्व फिर पश्चिम। ठीक है, इस तरह से याद हो गया। तो ऊपर है उत्तर, बस इतनी याद रख लेना। ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय। हिमालय दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। हिंद और महासागर पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल पश्चिम खाड़ी। में क्या है, अरब सागर। क्या हाँ या अरब ना, सागर। पता है यस सारी सर। बातें। उसके बाद में आता है पाकिस्तान, बताओ कौन सी साइड है। पश्चिम। चीन नेपाल कौन सी साइड है, वेस्ट। चीन नेपाल भूटान नॉर्थ। नॉर्थ में नॉर्थ। पूरब। नॉर्थ में, ऊपर की तरफ। बांग्लादेश और म्यांमार किधर है बताओ, ईस्ट में ईस्ट। ईस्ट में। पूरब में। ये कहाँ पर है, पूर्व साइड में, ईस्ट। बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के भाई। और ईस्ट में। श्रीलंका तुम बता सकते हो क्या है, श्रीलंका किधर है, दक्षिण में। दक्षिण में। वो छोटा सा ऐसा दिखता है ना मैप में, वही श्रीलंका। ठीक है, ये सारी चीजें। अब 6 तरह के डिवीजन जो थे वो पढ़ेंगे। भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हिमालय पर्वतमाला, और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, विश्व की सबसे ऊंची। और ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और चौड़ाई में है, 150-400 किलोमीटर। असली में तो जो हिमालय की पर्वत रेखा, मान लो ये इंडिया का मैप है ना, ये पूरा जो है ना, ये पूरा हिमालय की पर्वत है। अब ये जो हिमालय का पर्वत था ना, जो मैं तुमको ये इंडिया का मैप बनाता हूँ, मेरे को आता नहीं है, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये जो हिमालय की जो चल रहा था ना, हिमालय की पर्वतमालाएं थी। अब ये जो है ना, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हिमालय की पर्वतमाला 3 पार्ट में। एक होता है ग्रेटर हिमालय। कौन सा होता है, ग्रेटर मतलब सबसे ऊंचाई पर जो है। तो एक होगा ग्रेटर ग्रेटर हिमालय। हिमालय। ये जो हरा हरा दिख रहा है तुमको, ये कौन सा है, ग्रेटर हिमालय। और एक जो तुमको पिंक में दिख रहा है, वो वाला है छोटा छोटा सबसे कम वाला, तब शिवालिक या आउटर हिमालय। सॉरी, ये 3 बन गए ना, आप बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाला जो होगा वो कौन सा होगा, ग्रेटर हिमालय, सबसे ऊंचा सदा हिम आच्छादित, यहाँ पर ओनली बर्फ ही बर्फ मिलेगा और कुछ नहीं। सबसे वाला कौन सा होगा, ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हिमाचल, इसको बोलते हैं मिडल हिमालय, बीच के हिमालय। और यहाँ पर घाटियां, सुंदर स्थल जैसे शिमला मसूरी। शिमला और मसूरी बताओ कौन से वाले हिमालय में आते हैं, कौन से हिमालय पर्वत में आते हैं, मिडिल वाले, ग्रेटर वाले या शिवालिक वाले, मिडिल हिमालय। मिडिल वाले में। और उसके बाद में आता है शिवालिक या फिर आउटर हिमालय, ये सबसे निचला भाग होता है, तराई वाला क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र तुमको पता होने चाहिए कि एक ग्रेटर है, एक मिडल है और एक आउटर है। ग्रेटर तो जहां पर होगा ओनली बर्फ ही बर्फ, जहां जाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में आता है मिडल, जहां पर तुम घूमने जाते हो, शिमला और उसके बाद में आता है शिवालिक, तटीय क्षेत्र, जहां पर तट ही तट होगा। और यहाँ पर मेनली किन नदियों का उद्गम होता है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो ये तुमको याद रखनी, क्या ये याद हो जाएंगी, बताओ लगभग Yes, sir. ऊंचाई कितनी है हिमालय की, 24 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर। और 2400 में से 400 हटा दो तो क्या बन जाएगी, 2000।
150 से 400। देखो भाई देखो, मैं कहा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 2400 किलोमीटर जो होता है वो क्या होता है, लंबाई ऊंचाई होता होती है। है। अच्छा, क्या होती है, लंबाई। ऊंचाई। लंबाई। और चौड़ाई जो होगी ना, ये 400 निकाल देना, ये चौड़ाई है, मतलब 150 से 400 किलोमीटर जो होगी वो चौड़ाई होगी। एक में ही दोनों चीज याद कर लो कि लंबाई तो कितनी होगी 2400 और चौड़ाई कितनी होगी 400, 150 से 400 होगी। ठीक है, ये बता रहा था। इसके बाद में आता है उत्तरी मैदान। बताओ उत्तरी मैदान का एरिया कौन सा था, तुमने देखा होगा मैप में। पंजाब से आसाम। पंजाब से असम। पंजाब से आसाम, पंजाब, क्या तुम हरियाणा, बता यूपी, सकते हो बिहार, उत्तरी आसाम और मैदान वेस्ट में कौन बंगाल। कौन से स्टेट आए थे, बताओ, पंजाब नाम बताओगे पंजाब, तुम ही। हरियाणा, पंजाब हरियाणा पंजाब, हरियाणा, यूपी, हरियाणा, बिहार, यूपी, आसाम, बिहार, पश्चिमी असम बंगाल। और वेस्ट आसाम। बंगाल। आलू ले ले, गोभी ले ले, भिंडी ले ले और कांदा भी ले ले। पंजाब, बिहार में। हरियाणा, यूपी, बिहार, आसाम और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम। थोड़ा सा राजस्थान टाइप आ गया सर। और राजस्थान का कुछ एरिया भी आता है क्या। यस आता है सर, सर। राजस्थान का कुछ एरिया भी आता है। यहाँ पर ये जो मैदान बना, यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियां द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान। यहाँ पर यमुना नहीं है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां। असली में है ना, 3 नदियां मिलकर नहीं बना सकती पूरा उत्तरी मैदान। यहाँ पर पूरा अपोहा तंत्र होता है। अपोहा तंत्र मतलब जो सहायक नदियां भी होती है ना साथ साथ में, उसको बोलते हैं अपोहा तंत्र। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा, यमुना छोड़ो, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, यहाँ यमुना नहीं है, यहाँ कौन है। तो इस जो है पूरे एरिया में है ना सहायक नदियां हुई और उसने पूरा क्या बना दिया, पूरा उत्तरी मैदान बना दिया। ठीक है, ये क्षेत्र पंजाब से लेकर आसाम तक है। अत्यंत उपजाऊ भूमि है, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी यहाँ पर। अब जहां पर ज्यादा भूमि वहां पर ज्यादा पेड़ उगेंगे, और ज्यादा पेड़ उगेंगे ज्यादा सोर्स होंगे खाने के और ज्यादा लोग होंगे। तो इसलिए इस एरिया में जनसंख्या भी ज्यादा है, उपजाऊ भूमि। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत राजस्थान में। में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राजस्थान में जैसलमेर, जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, पर संख्या में बड़ा है क्या, नहीं। जनसंख्या में नहीं है सर। क्योंकि क्षेत्रफल का क्या करेंगे, वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। ये तो जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। ये उत्तरी मैदान में ज्यादा बसावट है लोगों की, ज्यादा भीड़ यहीं भरी हुई है। जैसे राजस्थान में देख लो कितना कफ, सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में। तो इसलिए राजस्थान में ये सारी चीजें हैं, तो अब राजस्थान का तो पढ़ना ही पड़ेगा अपन को। अत्यंत उपजाऊ भूमि है, घनी जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात क्या बोलता है, मुख्य फसलें। तुमको 3 मुख्य फसलें बता दी, बताओ कौन कौन सी थी, गेहूं, धान और गन्ना। क्या। अब ये पढ़ने समझने के बाद में सारी चीजें क्लियर हो रही हैं अपने आप ही। यस। यस सर। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार। बताओ प्रायद्वीपीय पठार कौन से एरिया में होंगे, इंडिया के उत्तर में होंगे या इंडिया के दक्षिण में होंगे, दक्षिण। दक्षिण में। दक्षिण में होंगे। तो ये मेनली सबसे प्राचीन भूभाग है। तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है जो सबसे क्या है, प्राचीन। प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा होता है, पार्वतीय पठार वाली क्षेत्र। हाँ, पठार वाला क्षेत्र, क्योंकि मैदान तो बाद में बना होगा ना, नदियां आई होंगी, खट्टी होंगी, बहुत सालों तक कंकड़ पड़े होंगे, अवसाद बना होगा, जलोढ़ मिट्टी आई होगी, वहां पर पूरा बन गया होगा, तब जाके बना होगा मैदान। ऐसे थोड़ी बना होगा मैदान, है ना। तो ये बात तुमको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सबसे पुराना भूभाग है। 2 भाग इसके मेन है, मालवा का पठार जो कि उत्तर भाग में, असली में उत्तर मतलब जैसे ये दक्षिण वाला जो नीचे वाला एरिया था वो पूरे दक्षिण में पूरा पठार है, पर ऊपर की तरफ क्या था, मालवा था, और नीचे की तरफ ढक्कन का पठार था। मैप में देखा था ना तुमने, ऊपर की तरफ तो क्या था, यस सर। मालवा का पठार, और नीचे की मालवा, तरफ ढक्कन का पठार। तो दक्कन इसलिए का इसको पठार। बोल दिया कि उत्तर के भाग में तो क्या है, मालवा पठार, और दक्षिण भाग में क्या है, ढक्कन का पठार। यहाँ पर मेनली पठार वाले एरिया में क्या मिलेगा, पठार वाले एरिया में मेनली खनिज संपदा मिलेगी, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ये वाली चीज। तो जितने भी लोहा, कोयला, पत्थर, सब कुछ यहाँ मिलेंगे। प्रमुख नदियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, अब मेरे को मैप अच्छा नहीं आता, आयुर्वेदिक आदमी को मैप समझा ध्यान दो। अच्छा ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया में क्या है? पठार है। अरे हाँ है ना। यस सर हाँ। अब इस पठार में ऊपर की तरफ मालवा का पठार है, नीचे की तरफ ढक्कन का पठार है। दक्कन यहाँ का पर पठार। नदियां जा रही है, एक तापी नदी जा रही है, एक नर्मदा नदी जा रही है, गोदावरी, एक कृष्णा, एक कावेरी। गोदावरी। सारी नदियां, हाँ अच्छे से, सारी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं बहती, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। सारी नदियां कहाँ बहती है? पश्चिम से पूर्व। बट ओनली ये दो नदियां हैं, कौन सी? नर्मदा और नर्मदा। तापी। तापी। नर्मदा और तापी जो होती है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली है, और जाके कहाँ मिलेगी बताओ? अरब सागर में या हिंद महासागर में? अरब सागर। अरब सागर में। अरब तो सागर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जाता है कि ऐसी कौन सी नदियां जो दो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। दक्षिण पठार की ऐसी नर्मदा कौन सी दो और नदियां हैं? तापी। नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी। बात याद, बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ पर इसको ना, जैसे तुमने इधर तो नोट्स तो है नहीं, तो नोट्स में तुम ये नोट कर लिया करो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं हुए। उसके बाद में आता है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र बताओ कहाँ पर है? राजस्थान के पश्चिम में था, उत्तर में था, दक्षिण में था, कहाँ पर था? पश्चिम में। पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जो जिले हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? थार का मरुस्थल। और बताओ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, पता है तुमको? सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। यस सर। 48 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? जैसलमेर, 48 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। और राजस्थान में सबसे कम टेम्परेचर बताओ कहाँ पर होता है? उदयपुर। माउंट आबू। उदयपुर में। माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट माउंट आबू। आबू। माउंट आबू में 0 डिग्री से भी कम हो जाता है राजस्थान में, है ना? तो राजस्थान में 0 डिग्री भी है और 48 डिग्री भी है, पर 0 डिग्री कहाँ होता है सबसे कम टेम्परेचर? माउंट आबू। और सबसे ज्यादा जैसलमेर। पश्चिमी जैसलमेर। राजस्थान में स्थित जो है वो थार होता है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, रेत ही रेत है। रेत को क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? हेले, क्या बोलते हो? बालू। नहीं, बालू नहीं, तुम मारवाड़ी में कुछ बोलते हो। ढोरे ही ढोरे। ढोरे? क्या दोरे। ढोरे बोलते ना? दोरे ढोरे तो टिब्बे होते हैं बस। तो भी बोलते हो। रेतीली भूमि, ठीक है। उसके बाद में शुष्क जलवायु है वहां की, पता है सब। मुख्य नदी ये अस्थायी। थार के मरुस्थल में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इंडिया पढ़ रहे हैं, राजस्थान नहीं पढ़ रहे, पर मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में, इसलिए राजस्थान का आ गया। ये मेनली कहाँ पर है? जैसलमेर वाले एरिया। कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर। इसके बाद में आता है तटीय मैदान। अब बताओ तटीय मैदान जो था वो कौन सा वाला था? क्या के मैप में तटीय मैदान कौन सा था? गुजरात से स्टार्ट हुआ होगा, हुआ था क्या? ऐसे पूरा जो समुद्र की तरफ था। तटीय मैदान कौन सा था यार? तट मतलब समझोगे समुद्र, समुद्र के तट, यही समझोगे ना? किनारे वाला। हाँ, किनारे वाला जहां पर पानी पानी था वो तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र में भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तटों पर फैले हुए हैं। मतलब यहां से भी तुमने देखा था, एक पूर्व तट था, पूर्वी घाट था, और एक यहाँ पर पश्चिमी घाट था, देखा था? पश्चिम घाट। हाँ। पश्चिमी वाले घाट पर, पश्चिमी वाले तट पर, मतलब इस साइड वाले एरिया में जहां पर गुजरात, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, लास्ट में गोवा। कन्याकुमारी, ये सारे जो आते हैं, ये वाला जो होता है एरिया पश्चिमी तट होता है ना? तो पश्चिमी तट में कोंकण, गोवा, मालाबार, इस तरह के तट मिलते हैं ना। तटों के नाम, अभी तटों के नाम दोबारा है उसमें। और पूर्वी तट जो होते हैं वो होते हैं चौड़े और समतलीय। चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, इस साइड में। ये पूर्वी जो एरिया है ना, यहाँ पर चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये वाला एरिया आता है। और पश्चिमी तट के तरफ में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और एक और होता है मलबूर करके, है ना, और एक कन्याकुमारी, ठीक है। ये सारी चीजें आती है कहाँ पर? पश्चिमी तट। और दक्षिणी पर क्या आएगा? चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता। विशाखापट्टनम।
प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बिल्कुल अब बंदरगाह जो याद रखना है तुमको कहाँ कहाँ पर है, मुंबई में, कोलकाता में, बंदरगाह, ठीक है। चार चीजें और चेन्नई और कोचीन। अब ये अभी मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताना है तटीय वाला, ठीक है। इसको अभी थोड़ा द्वीपीय समूह समझ। द्वीपीय तुमको पता है भाई, बताओ अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। और कौन सी साइड है? ये कौन सा पूर्व एरिया में तरफ है क्या? पूर्वी पूर्व में और लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप अरब सागर की साइड में। और इंदिरा पॉइंट बताओ कहाँ बताया था? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर। साउथ नीचे डाउन में भारत के दक्षिणी बिंदु। इंदिरा इंदिरा अब ये पॉइंट तो ना जो मैप से रिलेटेड 6 भाग थे ये तो। अब मैं तटीय वाले जो एरिया है ना, पश्चिमी और पूर्वी, वो एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा उसको। बातें समझ में तो आती है मेरी? नहीं आती? आ रही है? यस सर आ रही है याद भी हो रही है कि नहीं हो रही है? याद तो हो जाती यस है। सर सर पूरी बस याद होनी चाहिए यही। बाकी तो याद भी करा देंगे, रटवा भी देंगे। अब देखो कुछ तट है, जैसे अब तुमको ये क्लियर थोड़ी दिख रही है, ठीक है क्लियर? दिख रही है सर अगर क्लियर हाँ। दिख रही है देखो, ये एक था, ये पूरा गुजरात वाला एरिया है ना, ये गुजरात वाला एरिया। गुजरात में भी थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दो सर। बड़ा करने से और नहीं दिख। अच्छा ओके। करूं मैं ऊपर बड़ा करके देख? हाँ हाँ ठीक ठीक ओके ओके दिख रहा है? ओके ओके डन डन। डन डन डन। चलो भाई शुरू करते हैं अब। जब देखो तटीय वाला मैदान पढ़ रहे हैं अपन। तटीय वाला कौन सा मैदान होता है? जो समुद्र तट के पास में हो, तटीय मैदान। गुजरात से शुरू हो रहा था। गुजरात में कच्छ और दमन। अब कहने का मतलब है कच्छ से लेकर दमन तक जो होता है उसको बोलते हैं काठियावाड़ा तट, है ना। उदयपुर की साइड में जाओगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे काठियावाड़ी रेस्टोरेंट है, सुने होंगे, ठीक है? यस सर हाँ काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर काठियावाड़ी तट है। काठियावाड़ी तट कच्छ से लेकर दमन तक है। गुजरात में यही है ओनली, कच्छ जहां पर, और दमन। दमन द्वीप भी सुना होगा, इसे पास में पड़ता। तो कच्छ से लेकर दमन तक जो तट होता है उसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। अब दमन से लेकर, यहां से लेकर गोवा तक, गोवा तक ये जो पूरा तट है ये वाला, तो पेन ले ले, ये जो पूरा तट है, ये वाला पूरा तट, तब इसमें गुजरात भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है और गोवा भी आ रहा है। ये जो पूरा तट है इसको बोलते हैं कांकण तट। कौन सा तट? कांकण तट। इधर केरला है, केरला के पास में गोवा से लेकर मंगलोर तक, या फिर इधर केरल के पास में जो होगा कनाडा। कनाडा चलती है ना केरल साइड में, लैंग्वेज कनाडा, कन्नड़ लैंग्वेज ना। तो कनाडा तट कहां पर है? गोवा से मंगलोर, या फिर केरल में अगर तुमसे पूछ लेना तो कनाडा तट बोलोगे। कहने का मतलब यही है, कच्छ से लेकर दमन तक एक तट है, उसका नाम क्या है? काठियावाड़ा तट। अच्छा बात। दमन से लेकर गोवा तक जाएंगे तो गोवा तक कौन सा एक कोंकण तट है? कोंकण कोंकण तट। तट और उसके बाद में गोवा से लेकर मंगलोर, मंगलोर या फिर तुम तो बोल सकते हो केरल में कौन सा तट है, तो कौन सा होगा केरल में? कनाडा कनाडा तट होगा। तट उसके बाद में मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी तक, मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार यहाँ पर कौन सा होगा? मालाबार तट होगा, मालाबार तट। मालाबार तट हो गया। इस वाले एरिया में बताओ कौन कौन तट आ गए? 4 तट आ गए। सबसे पहला कौन सा? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ उसके बाद कौन सा कोंकण तट आया? कोंकण कोंकण। उसके बाद ठीक में कनाडा। और कनाडा चौथा कौन सा आया? मालाबार मालाबार। मालाबार कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसा कुछ है ना, कौन सा गाना है चेन्नई एक्सप्रेस का? कश्मीर किधर है और कन्याकुमारी किधर है? कश्मीर इधर, कन्याकुमारी इधर, क्योंकि ये सबसे कन्याकुमारी नीचे। दोनों पोल का सबसे बाहर का, मतलब ये बिल्कुल बाहर का, ये बिल्कुल बाहर का, इसलिए इसकी सबसे बड़ी है। सही होगा तुम। तो पश्चिमी तट की अपनी बात हो गई है। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन से आते हैं? कन्याकुमारी से पुलकट झील तक कोरोमंडल तट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है ना कृष्णा नदी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कृष्णा नदी,
या तो बोलेगा कन्याकुमारी से कृष्णा नदी या कन्याकुमारी से पुलकित, कौन सा तट होता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। उसके बाद में आता है एक उत्तरी सरकार तट, पुलकित झील से लेकर महानदी डेल्टा तक। यहाँ पर नदियां जाती है ना, एक कृष्णा जा रही है, एक महानदी जा रही है, एक कावेरी जा रही है, नर्मदा और तापी भी जा रही है। बताओ नर्मदा और तापी कैसे बहेंगी? ऐसे बहेंगी या ऐसे बहेंगी? तुम बताओ, यहाँ से ऐसे लेके जाऊं नर्मदा और तापी को, कैसे ले पूर्व जाऊं? से पश्चिम की पूरब से पश्चिम। पूरा यहाँ से ऐसे, हाँ 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 तो सर, हाँ पूर्व सर। से पश्चिम तक नर्मदा और तापी जाती है, कहाँ मिलती है? अरब कोंकण सागर तट तक। कौन तट तक? अरब सागर कोंकण तट कहाँ से आ गया? अरब सागर से करती है। अरब सागर में मिलती है यस क्या? सर। उधर से जी। उद्गम होती है, अरब सागर में गिरती है आके। गिरती है वैसे। उसके बाद में आता है कोंकण तट। कोंकण तट जो होता है महानदी से लेकर कहाँ तक जाती है? गंगा के मैदान तक। अब गंगा नदी भी यहाँ से ऐसे जा रही है, नदी सबसे बड़ी नदी है विश्व की, वो तो हर जगह बहती, तो महानदी से गंगा नदी तक जा रहा है कोंकण। तो यहाँ पर 3 तट है, कोरोमंडल, उत्तरी और कोंकण। अब सारे मंडल एक बार ऐसे याद करना है। बताओ पश्चिमी वाले कौन कौन से हैं? सबसे पहला काठियावाड़। काठियावाड़, गुजरात स्टार्ट हो गया। काठियावाड़। कौन तुमको गुजरात से स्टार्ट करना है, काठियावाड़ याद रखना है। उसके बाद में नीचे गए तो दमन से लेकर कोंकण। कोटा, दमन से लेकर गोवा तक गोवा तक। कोंकण। कोंकण तक। उसके बाद में दमन से गोवा लेकर गोवा तक हो गया। उसके बाद में गोवा से लेकर मैंगलोर तक, मंगलोर, कनाडा कनाडा। तक। कनाडा, या केरल में भी कौन सा है? कनाडा। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार। मालाबार। अब इधर आ जाओ, कन्याकुमारी से लेकर पुलकित। कृष्णा पुलकित नदी या झील या पुलकित फिर झील कृष्णा तक। नदी, क्या आएगा? कृष्णा कौन सा नदी। तट है? कोरोमंडल। कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल। कोरोमंडल ये याद रख लेना, नीचे था कन्याकुमारी। कुछ ऐसे भी याद करोगे, इमेजिनेशन हो जाएगी, काफी है। उसके बाद ऊपर जाओगे तो कौन सा तट था? सरकार नाम आएगा इसमें, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। इधर सरकार आएगी, कोरोमंडल के ऊपर सरकार। उसके ऊपर जाओगे तो कोक्कण। कोकण। ये तुम्हारे सारे तट मैदान की बात हो गई। तो ये वो सारी चीज उत्कल तट नहीं है क्या सर ऊपर वाला? उत्कल तट है ना वो, ये है। वेस्ट बंगाल की साइड वाला जो है, उत्कल वेस्ट बंगाल तट है ना वो का लास्ट वाला, तट, वो जो कोंकण डायग्राम तट में तो लास्ट में उत्कल तट हाँ तट है उत्कल ना। तट है, उसका नाम उत्कल तट है। सही कह रहे हो, उत्कल तट कर देना उसको ना, सही कर देना, उत्कल तट है। तो थोड़ा सा दिख भी ऐसा ही रहा है। नेक्स्ट बात आती है जलवायु की। अच्छा, जलवायु और मौसम एक ही बात होती है, अलग अलग बात होती है? अलग 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 अलग। अलग मौसम क्या अलग। होती है और जलवायु क्या होता है? जैसे बारिश का मौसम है, क्या बारिश का मौसम हमेशा रहेगा? ये थोड़ी देर के लिए रहेगा? नहीं, जलवायु हमेशा रहती है। वहाँ का मौसम जो मेन होता है, मौसम जो होता है वो छोटी स्टेज है। मौसम एक कैसी स्टेज है? छोटी। और जलवायु जो होती है वो एक बड़ी स्टेज है। ये जलवायु कम से कम 20-25 साल तो बिगड़ती नहीं है, ऐसी की ऐसी रहती है। मौसम तो चलो आज ये ठंडे है, कल गर्मी है, आज बरसात है, ये मौसम। पर जलवायु जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इतनी जल्दी नहीं बिगड़ता, 20 से 25 साल तक क्लाइमेट चलता। बट अगर तुमसे ऐसा पूछ ले कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, तो तुमको एक आंसर देना पड़ेगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, कटिबंधीय मानसून। और ये जलवायु के बारे में और नदियों के बारे में, और कल ये पूरे इंडिया का खत्म हो जाएगा सिस्टम। के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ये तुमको पढ़ना है। आज की क्लास यहीं। और बात सुनो, बातें बता, बैठ के आ रहा